हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नंद किशोर जोशी स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स का। ये बच्चों हमारा सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है क्लास 9th की, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं समरी और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड आपके इस चैप्टर में आएंगे उनकी हम लोग देखेंगे मीनिंग। और जो बढ़िया जो बात है बच्चों समझने की, जो दृष्टि से अगर हम बात करें तो हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, ताकि ट्रांसलेशन के साथ में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। आज का जो चैप्टर है बच्चों वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर 1 है आपका इको का, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पालमपुर क्या है बच्चों? पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक और हाइपोथेसिस एक विलेज है वेयर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। यानी कि ये जो है ना, मतलब एग्जिस्ट करे ना करे आपको वो कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन। मतलब कभी भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, तो उसमें कुछ प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो उसको समझने के लिए एक गांव हमारे सामने है, पालमपुर। ये एक काल्पनिक गांव है जहाँ पे कृषि जो है, खेतीबाड़ी, ये वहाँ पे बहुत कॉमन है। इसी का हम लोग इंट्रो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना। तो पालमपुर ये आ गया है। इट इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ये गांव की जो स्पेशलिटी और अच्छी बात है कि दूसरे जो गांव है और जो टाउन है, गांव से बड़े हो गए आपके टाउन, और टाउन से बड़े हो गए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़े हो गए स्टेट, स्टेट से बड़ा हो गया कंट्री, कंट्री से बड़ा हो गया आपका वर्ल्ड। अरे मैं कितना बताऊंगा भाई, समझ गए ना आप। तो यहाँ पे अच्छे से गांव है आसपास इस गांव के, और टाउन भी है। मतलब ये भी इसका है कि भाई चलो दूसरे गांव भी कनेक्टेड है। एंड रायगंज जो है वो एक बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। कितना किलोमीटर है बॉस? 3 किलोमीटर। यहाँ से जैसे आप निकलोगे 3 किलोमीटर में आपका रायगंज आ जाएगा। और रायगंज क्या है तो ये भी हम लोग बात करेंगे। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। रायगंज की अगर बात करें तो ये अच्छे सी कनेक्टिविटी इसकी हो जाती है, 3 किलोमीटर दूर है। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल ऑफ शाहपुर, ये जो है, और ये पालमपुर आपके 3 किलोमीटर दूर है रायगंज के, और उसी के आसपास आ जाता है हमारा शाहपुर, एक टाउन है जस्ट नियर टू दिस विलेज। और मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट टोंगाज। अब ये जो रोड है यहाँ पे बहुत सारे आपके व्हीकल्स आपके अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ये आपको ब्लॉक कार्ट भी दिख जाएगा आपको, फिर ये जो आपका टोंगा है ये भी देखने को मिलेगा। चल भाई धन्ना, ये भी आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ साथ से वी कैन आल्सो फाइंड मोटरसाइकिल, ये रही, और यहाँ पे जीप है, ट्रैक्टर है लोडेड विद शुगर एज वेल एज ट्रक्स भी है। मतलब कि आपके जीप हो गया और ट्रैक्टर भी है आपके यहाँ देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में ट्रक्स भी है जिसमें शक्कर वगैरह है ना। तो मतलब फार्मिंग एक्टिविटी जो है वो एक किसान उगाता है तो वो क्या करेगा भाई, मंडी में सेल करेगा। तो इस ऐसा आपका गांव है। दिस विलेज हैज़ 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस गांव की और एक खूबी ये है कि 450 जो है ना पूरे गांव में आप देखोगे ना, ये तो 450 फैमिलीज़ है, वो भी अलग अलग जाति के हैं, है ना। एक जाति के नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी इस गांव में। तो ये भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। देयर हाउस सम ऑफ देम क्विट लार्ज है, जिनमें से कुछ घर जो है ना आप देख सकते हो बड़े हैं, और कुछ जो है ना ब्रिक से बने हुए हैं, या कुछ जो है सीमेंट के साथ में प्लास्टरिंग वाला भी घर आपको देखने को मिलेगा। ये हमें समझना चाहिए, है ना। द शेड्यूल कास्ट जो दलित है comprise 1/3 of the population, live in one corner of the village in much smaller houses, some of which are of mud and straw. जो दलित जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट जिसे हम बोलते हैं, निचली जाति के लोग, वो मड और स्ट्रो के ज़्यादातर उनके घर हैं, उन घरों में रहते हैं। और एक बड़ी सी बात यह है कि 1/3 उनकी पॉपुलेशन है, पूरे जितने गांव की जनसंख्या है उसका आप निकालोगे 1/3, ठीक है भाई। लेकिन दूसरी एक और बात है कि एक साइड में एक कॉर्नर में है, आप देखोगे ना तो यहाँ पे एकदम कॉर्नर में है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, घरों में बिजली की व्यवस्था यहाँ पे है ना। पावर सबके घरों में। देखो भाई नाइट का सफ़र है, ये लाइट लगा दिया, इंटरनेट भी है भाई,
सही यार, वेल डेवलप्ड विलेज है ना, तो ऐसा हर गांव होना चाहिए, आदर्श गांव है ये। तो इस तरह का है। इलेक्ट्रिसिटी पावर all the tube wells in the fields and it is used in various types of small business। इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, तो उस वजह से ट्यूबवेल भी आपका चलता है। ये ट्यूबवेल है, पानी निकालने के लिए काम आता है। और बहुत सारे जो छोटे मोटे जो आपके बिजनेस है उनमें भी बिजली की व्यवस्था होने की वजह से अच्छे से हो रहा है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। एक प्राइमरी स्कूल है और एक आपके 2 प्राइमरी है और एक आपके हाई स्कूल भी देखने को मिलते हैं इस गाँव में। शिक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है। देर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का सफाखाना, अस्पताल है ना, इनके अलग अलग नाम है, अस्पताल, सफाखाना, हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट रन का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, PHC, ये ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है आपको। पालमपुर आल्सो हैज़ 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर आल्सो ट्रीटेड। यहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, मतलब कि क्लिनिक है ना। प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी क्लिनिक है छोटा सा, और हमारे प्राइवेट है वो, ये हमारे मुंशी साहब, कोई भी नाम हो सकता है, हाइपोथेसिस में हम लोग ये बात कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब है और यहाँ पे पेशेंट आते हैं जैसा कि क्लिनिक में आते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। ये पहले आना चाहिए स्लाइड से, और स्टार्टिंग में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई प्रोडक्शन में बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं और उनके जो फैक्टर्स है, ये इस एक काल्पनिक गांव में हम लोग बात करने वाले हैं। ये समझना चाहिए, ये पूरा गांव है, यहाँ पे प्रोडक्शन और उसके जो टाइप्स है उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। फार्मिंग पहले ही हमारी ये टाइप है प्रोडक्शन की। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। यहाँ पे गांव में अगर देखोगे तो आपको ये पहला मिलेगा। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी है जिन्हें हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी बोलते हैं। अब देखो 2 तरह की एक्टिविटी होगी, एक होगी हमारी फार्म एक्टिविटीज़ जो खेती होगी, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, ये सारे के सारे हमारे हो गए फार्म एक्टिविटी, यानी खेती से संबंधित होती है। अब नॉन फार्म वो एक्टिविटी हुई जिसका खेती बाड़ी से कोई लेना देना अभी नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट जरूर हो सकता है, हम बोल सकते हैं भाई, लेकिन वो एक्टिविटी जो अगर करें ना तो उसका खेती बाड़ी से यानी कल्टीवेशन से, जैसे बीज उगाना फिर फसलें काटना, ऐसा काम नहीं होता है। जिसमें देखो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है। ये ममरा के लड्डू बना रहा है, तिल्ली लड्डू बना रहा है। अभी देखो मकर संक्रांति आने वाली है, उसके हिसाब से वीडियो बन रहा है आपका, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है ना यार, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये दुकान चल रही है, यहाँ साहब बैठे हैं है ना, मिठाई की दुकान हो सकती है, किराना की दुकान हो सकती है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, हर गांव में आपको देखने को मिलेगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पुराने ज़माने के जो ट्रांसपोर्टेशन से लगा के नए ज़माने के, भीड़े के ज़माने नहीं, पुराना ज़माना, उससे भी बहुत पुराने ज़माने के ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स आज के मॉडर्न में भी यहाँ देखने को मिलेगी हर गाँव में। डेयरी हर गाँव में, मतलब मैं बोलूँ ना तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी है, कुछ विलेज वेल कनेक्टेड नहीं भी है। यहाँ हम लोग एक हाइपोथेसिस कहानी बना रहे हैं। ये समझने का उद्देश्य बस इतना है कि हमें प्रोडक्शन की एक्टिविटी और डिफरेंट जो एक्टिविटी है वो समझ में आए, है ना। फिर यहाँ पे गाँव में आप डेयरी भी देखोगे, दुग्ध पालन, है ना। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ये जो सारी की सारी है, चाहे वो फार्म है और नॉन फार्म है, ये बहुत आगे आपके, है ना, दोनों आपके, यानी कि फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना, डिफरेंट चीज़ें हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन का जो संगठन है, मतलब उसमें कंपोजिशन या प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। द एम ऑफ द प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो भी हमें चाहिए, प्रोडक्शन का मकसद एक ही होता है, उन चीज़ों का निर्माण करना, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, यानी सामान और सेवाएं, है ना, सामान और सेवा ये प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन का मकसद होता है, ये सबको पता है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, और ये करने के लिए वी नीड टू ऑर्गेनाइज 4 फैक्टर्स।
अगर ये 4 फैक्टर है आपके पास में, तब ही प्रोडक्शन होगा, तब ही आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा। क्या चाहिए सर? एक तो ज़मीन चाहिए, बिल्कुल। आप स्पेस में या हवा में बातें कर जरूर सकते हो, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो भाई, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। श्रम, ज़मीन हो गया, फिर हो गया श्रम यानी मजदूर, मजदूरी आपके, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वर्कर्स हो, सबको लेबर काम करना पड़ेगा। फिर इसके बगैर तो मतलब मनी फिजिकल कैपिटल में आता है, और फिर आता है ह्यूमन कैपिटल जो इम्पोर्टेंट। अब इनमें से अगर मैं पूछूं आपको कौन सा है बच्चों, चारों फैक्टर में आप बताओ, तो आप बोलोगे सर सबसे लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला है ह्यूमन कैपिटल। अगर मान लो ज़मीन तो है यार, सब जगह ज़मीन मिल जाएगी, लोग भी मिल जाएंगे, फिजिकल कैपिटल चलो लोन लेके मिल जाएगी, लेकिन काम करने वाले ह्यूमन ही नहीं हैं, तो क्या करोगे? फिर आप बोलोगे सर ये है ये है ये है, लेकिन ज़मीन नहीं मिल पा रही है। मतलब ये सारे के सारे है ना इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और चारों के चारों ज़रूरी है। हमें एक पे बात नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर एमसीक्यूज में अगर आपके पूछा जाए कि भाई फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्राइट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, तो आपको ए बी सी डी में से डी वाला करना है, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चारों के चारों हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले लैंड के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, जमीन में प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं वो होते हैं आपके, इसमें कौन से हुए सर? पानी हो गया आपका, ये आपके जंगल हो गए, फॉरेस्ट, मिनरल्स, और भी बहुत सारे जो आपके इस नेचुरली हमें मिलता है। और लेबर में अगर बात करें तो पीपल वू डू वर्क इज दैट देयर लेबर, जो काम यानी कर्म जो होता है वो कर्म ही आपका लेबर है ना, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग कर्म करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनमें अच्छी शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है, जैसे टीचिंग हो गया। एजुकेटेड जो पीपल रहेंगे मेरे जैसे, एनके जैसे सर की तरह, तो ही तो पढ़ा पाएंगे ना यार। ओवरऑल यार आप ये समझ सकते हो। और फिर डॉक्टर, अगर पता ही नहीं है इंजेक्शन कहाँ लगाना, किसको लगाना, कौन सा लगाना है, तो फिर लगा देंगे, वो लंका लगा देंगे ना। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग काम हो, चाहे आपके बहुत सारे ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी जो होती है ना वो भी अच्छे वर्कर्स, एजुकेटेड लोगों की भर्ती करती है। बाकी जो है ना अनएजुकेटेड होते हैं या इलिटरेट होते हैं, तो उनका फिर पगार पानी भी उसके हिसाब से रहता है, उनकी फिर लाइफ स्टाइल भी ऐसी रहती है, तो ये भी लेबर में आता है। फिर ये भी हमें पता होना चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ आल्सो रिक्वायर वर्कर वो कैन डू मैनुअल वर्क। अब उन्होंने वर्कर को 2 डिवीजन दिया है, एक तो वो है जो मैनुअल वर्क करते हैं, ये मैनुअल वर्क दिख रहा है ना, मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। और दूसरा है स्किल्ड, मतलब जो नॉलेज के थ्रू होता है, मेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, वो भी होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। वर्कर्स प्रोवाइड लेबर फॉर द प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन हो उसके लिए। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा हमारा फैक्टर है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इज द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक पड़ाव पर फिजिकल यानी भौतिक संपत्ति, या आपके हम बोल सकते हैं कैपिटल का मतलब पूंजी, भौतिक पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। अब भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल क्या होती है ये आपको और हमें पता है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमने 2 कैटेगरी बनाई है। अब एक तो होगी आपकी भौतिक पूंजी में फिक्स्ड पूंजी, यानी कि एकदम आपके जो फिक्स हमने कर दिया है, जिसको हमने तय कर लिया है, निर्धारित पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल निर्धारित कर दिया है हमने। और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो चलायमान होती है, चल अचल, दोनों हो गई, चल और अचल। ये अचल हो गई, ये चल पूंजी हो गई। अब इतना हिंदी में डिटेल में आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग थोड़ा सा और इसको इजी लेवल में करते हैं। फिक्स्ड और कैपिटल में क्या होता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड विच आइटम कम अंडर फिजिकल कैपिटल। पहले ये देखो, ये जो सामान दिख रहे हैं या चीज़ें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी फिजिकल कैपिटल में आती है। फिजिकल कैपिटल मतलब ये दोनों। अब इसमें फिक्स्ड कौन सा है, वर्किंग कौन सा है, यही हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पहले तो आप ये देखो, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आपकी भौतिक संपत्ति है, इन्हें आप टच कर सकते हो।
भौतिक संपत्ति वो हुई जिन्हें आप महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, फिजिकली आपके सामने होते हैं, है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल कौन सी हुई, ये हमें समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, टूल्स हुए, मशीन हुए, बिल्डिंग्स हुई, ये सारी फिक्स्ड है। मतलब अगर मुझे खेती बाड़ी करनी है तो मैंने ये दो सामान फिक्स्ड करके रखा है। मतलब कि अब मुझे 12 महीने या लॉन्ग टाइम तक देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी एक बार फिक्स हो गया मेरा ये कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है। जैसे मुझे अगर मान लो कि जैसे स्कूल सेटअप करना है तो स्कूल के लिए मुझे बिल्डिंग चाहिए, वो मेरा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, है ना। पैसे जो लगाए वो अलग बात है, पहले हम लोग फिक्स्ड समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्डिंग मैंने खरीदा, उसके बाद में मैंने बेंचेज, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, जो भी मुझे चाहिए वो मैंने एक बार करके खरीद लिया, पंखे हो, है ना। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, फिक्स्ड है। एक बार हमने खरीदा है, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होता है फिक्स्ड कैपिटल। दे कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। टूल्स हो गया, मशीन हो गया, रेंज फ्रॉम सिंपल टूल टू सोफिस्टिकेटेड मशीन, यानी हाईली जो एक्सपेंसिव होती है वहाँ तक मशीनें आपकी ये हो गई हमारे फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किसान का जो हल है, प्लो है, वो भी आपका एक सिंपल टूल है। और जो जनरेटर, टर्बाइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सोफिस्टिकेटेड यानी ज़्यादा पैसे वाले हमारे सामान हो गए। ये सारे टूल्स जो है ना वो फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं। ये आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए बच्चों। दिस रिक्वायर्स रॉ मटेरियल। अब इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बीज हो गए आपके, फर्टिलाइजर्स हो गए आपके, पेस्टिसाइड्स जो हमारे कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स, ये हमारे इनमें क्या होता है कि बार बार रिक्वायरमेंट होता है। फर्टिलाइजर सीड यूज्ड बाय द फार्मर आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब वही स्कूल का एग्जाम्पल वापस मैं लेके आता हूँ। तो मेरे अब क्या हुआ, फीस जो है पेरेंट्स की वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो पैसा आ रहा है और फिर वापस वही पैसा मैं सैलरी दे रहा हूँ मेरे टीचर्स को जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, पैसा जो है ना मतलब आ रहा है जा रहा है, ये वर्किंग है, मतलब कि वो हमारी एक तरह से चल संपत्ति हो गई, है ना। तो फर्टिलाइज़र में भी कभी कभी कीड़े ज़्यादा हो गए तो इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करेगा, वो फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेगा। मतलब इनको मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक बार डाला तो आपके अब ग्रो होता रहेगा, है ना, तो प्रोडक्शन अच्छा होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइज़र बार बार उन्हें ख़रीदना पड़ता है हर प्रोडक्शन में, और सीड भी उन्हें बार बार चाहिए होता है। तो ये जो है ना ये वर्किंग कैपिटल में आता है। ये अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड टू बाय नेसेसरी आइटम्स। खरीदना और बेचना या फिर किसी पेमेंट को भुगतान करना, इन चीज़ों में पैसे की रिक्वायरमेंट बार बार होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल को हम लोग मान सकते हैं इसको। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए कि भाई वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आपके जो भी रॉ मटेरियल होता है प्रोडक्शन के लिए और जो मनी आपके हाथ में है उसको हम बोलते हैं आपके वर्किंग कैपिटल। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अनलाइक टूल्स, जैसे कि टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग्स है, दे आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन, जो हुए हैं हमारे, लेकिन वो हमने एक ही बार खरीदा है, एक ही बार हो गया है, इसलिए वो फिक्स्ड है। जबकि ये वर्क करते रहता है बार बार, है ना। अभी आया पैसा तुरंत चला गया भाई, जैसे पेरेंट्स से फीस हमने वसूल की और वो सैलरी में दे दिया लोगों को, तो मतलब आया कहाँ के, अरे, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। अब हमारा 4th नंबर का जो इम्पोर्टेंट आपका ये प्रोडक्शन का फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं, है ना, डिटेल में। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड एंटरप्राइज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो 3 हमारे फैक्टर थे, हमारा कौन सा कैपिटल हो गया, फिजिकल कैपिटल, लेबर, लैंड, इन सब को ह्यूमन कैपिटल एक साथ जोड़ देता है। तो जुड़ाव का काम ह्यूमन कैपिटल का होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज ऑन देयर ओन। जमीन अपने आप कुछ ग्रो नहीं कर सकती है। सर आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही उग रही हैं, नेचुरल वेजिटेशन हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में, जियो में। अरे भाई लेकिन वो एक सवाल बन गया है यार, प्रॉब्लम कर दिया है। हाँ मतलब ये बात तो सही है, लेकिन वो जो है ना वो हमारा नेचुरली प्रोडक्शन हुआ है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुआ। हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन कौन सा हुआ, वो प्रोडक्शन हुआ जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वो तो नेचुरल वेजिटेशन हुआ, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हुआ, वो नेचर से आया, नेचुरल रिसोर्सेज है। लेकिन जो भी चीज़ें हम हमारे लिए या कंज्यूमर के लिए
या हमारे कुल मिला के हमारे लिए ही होता है वो। तो अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो होता है हमारा प्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पे ज़मीन अपने आप प्रोड्यूस कुछ नहीं कर पाएगी, फिर हमारा ये जो लेबर है वो भी अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, और पैसा पड़ा पड़ा बैंक में भले ही आपको इंटरेस्ट बढ़ा के देगा लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। अगर उसी को इन्वेस्टमेंट में डाला, फ़र्क देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स टू प्रोड्यूस आउटपुट, बहुत सारी चीज़ों का आउटपुट ह्यूमन कैपिटल से ही होता है, विच कैन बी इधर सोल्ड इन द मार्केट और यूज्ड बाय द पर्सन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, दोनों तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ये हमें पता चला है। अब इसी चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है फीचर्स ऑफ लैंड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, फार्मिंग इन पालमपुर में, इसी को देख के हम लैंड के बारे में बात करते हैं कि वो गांव है ना। पालमपुर एक गांव हो गया, इमेजिनरी विलेज, वहाँ पे ज़मीन फिक्स है, एक गांव की है ना बॉर्डर बनी हुई है ना। तो अब वो बॉर्डर बनी हुई तो ये गांव हो गया। मान लो कि हमने बोला भाई ये सर इतना इतना पालमपुर गांव है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब ये जो गांव हो चुका है तो ये तो फिक्स हो गया ना, मतलब इसकी ज़मीन भी फिक्स हो गई, यहाँ दूसरे गांव हो गए, तीसरे गांव हो गए, चौथे गांव हो गए, अलग 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 गांव आपके होते रहेंगे ये। तो अगर अलग अलग गांव होते रहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन हमेशा फिक्स्ड होती है, वो बढ़ती नहीं है कि कल को मतलब है ना शाहपुर मंडी भी आपके पालमपुर में आ गई और वो रायगंज वो भी इसमें ऐड हो गया तो फिर उन दोनों का नाम हट जाएगा ना यार। इसीलिए फिर क्या होगा, उसकी टेरिटरी ज़रूर बढ़ी है बट अनेक्सेशन हो गया है, अतिक्रमण भी हो गया है, तो वो चीज़ नहीं होता है। ज़मीन मतलब वही होती है आपकी, लैंड इज़ ऑलवेज फिक्स्ड होती है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बिन नो एक्सपेंशन इन द लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब खेती की दृष्टि से अगर बात करें प्रोडक्शन के हिसाब से तो वहाँ पे 1960 से कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड का, ज़मीन उतनी की उतनी हुई, प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा नहीं हुआ जितना उनको मिलता रहा है 1960 से। ये दशा थी हमारी ज़मीन की दृष्टि से। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो फर्दर स्कोप टू ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, क्योंकि नई ज़मीनें नहीं थी। और नई ज़मीनें मतलब यहाँ पे उनके पास में जो भी फर्टिलाइजर्स है, फैक्टर्स ऐसे जो प्रोडक्शन को और ज़्यादा ग्रो कर सके, ऐसे नहीं थे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है। हम लोग काल्पनिक बातों का, इन तथ्यों का यानी फैक्ट का हवाला लेके ये समझ रहे हैं फैक्टर्स को, है ना। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि भाई सम वेस्ट लैंड हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड, कुछ यहाँ पे जो बंजर भूमि थी उन्हें मतलब बनाया दिया गया कि वो कल्टीवेबल हो सके, यानी कि वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन बनाया गया। फर्टिलाइज़र के थ्रू उन्हें भी काम लिया गया, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही थी लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ती है ना। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वी नो इन दिस विलेज। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड। अब यहाँ पे आजीविका यानी जीवन निर्वाह करना, सर्वाइवल करना, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए यहाँ की जो आबादी है 450 फैमिली, हमने पढ़ा था भाई इस पालमपुर विलेज में 450 का 75% जो लोग हैं खेती बाड़ी करते हैं। 75% जो फैमिली है वो क्या कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब इनमें से 450 में से जो 75% है उनमें से अगर बात करें तो कुछ किसान हैं और कुछ मजदूर हैं, किसान मजदूर। अब यहाँ पे किसान मजदूर और किसान में क्या फ़र्क है भाई, फार्मर वो हो गया जिसका ज़मीन है और वहाँ पे काम करने वाले लोग फार्म लेबरर हो गए, ये हमें समझना चाहिए। वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म। ये लोग भी फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। एक ज़मीन से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो? फर्टिलाइजर से, हमारे अच्छे सीड्स होने चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले, ऐसे कर सकते हो ना। तो वो चीज़ें ही इनकी रिक्वायरमेंट थी। फार्मर्स प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ द लैंड बाय यूजिंग। अब जो फार्मर्स थे यहाँ के वो अपनी फिक्स्ड ज़मीन से बहुत कुछ प्रोडक्शन करते थे। कैसे होता था? मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू।
मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना बच्चों, आपको ये समझना चाहिए कि कैसे प्रोडक्शन और ज़्यादा हो सकता है। मल्टीपल क्रॉपिंग करो, अगर ज़मीन फिक्स है, मान लो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीटर हम लोग बोल देते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर का आपका ज़मीन है, तो उसमें आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है। ऑर्डिनरी जो आपके फादर है, ग्रैंड फादर हैं, वो जो खेती बाड़ी कर रहे थे, अब आपकी बारी आ गई भाई घर चलाने की, तो अब आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो क्या करोगे? दो ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ये चैप्टर ने दिया है कि अगर हम लोग विभिन्न क्रॉप अगर एक साथ उगाएंगे, आलू, टमाटर, गोभी, मटर, ये सब एक साथ उगा देंगे, तो बिल्कुल यार अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर जो है ना टूल्स हमारे नए नए आ गए हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। पहले बैलों से खेती करवाए जाते थे, फिर बाद में ट्रैक्टर आ गया, फिर थ्रेसर आ गया। अब ये जो है ना ये फार्मिंग मेथड मॉडर्न है, एंशिएंट वाली हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, नया चीज़ जिसमें एडवांसमेंट करेंगे, तो ज़मीन आपकी भले फिक्स हो, प्रोडक्शन आपके बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब मॉडर्न पहले हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। मुझे पता है, आप लोगों को पता है। वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड बाय यूजिंग मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जून टू सितंबर जवार बाजरा इज कल्टिवेटेड। अब जून से लगाकर सितंबर के बीच में जो हमारे किसान भाई लोग हैं, वो जवार और बाजरे का दोनों का प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। जवार और बाजरा आर यूज्ड एज कैटल फीड। जवार और बाजरा जो है वो जानवरों के फॉडर में भी यूज होता है ना, यानी चारा के रूप में भी काम आ जाता है उनके, जो भी ये भी एक एक्टिविटी साथ में चलती है। कौन सी? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये भी एक हो गया ना भाई, जगह तो उतनी चाहिए, उस जगह पे आपका प्रोडक्शन और ज़्यादा हो गया। फिर क्या हुआ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पोटैटोज आर कल्टिवेटेड। अक्टूबर से लगाकर दिसंबर के महीने में आलूओं का मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, ये हमें समझना चाहिए। और फिर क्या हुआ, फॉडर भी उनका काम आ जाता है। दिसंबर टू मार्च में अगर बात करें तो वहाँ पे गेहूं का कल्टीवेशन होता है। सरप्लस वीट इज आल्सो सोल्ड इन द मार्केट एट रायगंज। जो रायगंज की जो मंडी है पालमपुर से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर दूरी होने की वजह से जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस जो भी बच जाता है ना, जैसे मुझे मेरे घर के लिए 50 किलो गेहूँ चाहिए, तो मेरे पास में 70 केजी हो गया, तो 70 केजी हो गया, तो 20 किलो तो बच गया ना। तो जो बचा हुआ है वो सरप्लस है, वो मैं क्या करूँगा, यहाँ अगर रखूँगा घर में तो चूहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट है, ख़राब हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं 20 किलो बेच दूँ, उसका पैसा मिलेगा, और उससे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, नया टूल्स खरीद सकता हूँ, नए सीड्स आ सकते हैं। तो वो जो सरप्लस है, ये लोग सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा सेविंग जो है आफ्टर कंजप्शन, यानी 50 किलो जो हमने वापर लिया है, यूज कर लिया है, बचा हुआ जो है वो हो गया। पार्ट ऑफ द लैंड शुगर केन इज आल्सो कल्टिवेटेड। आपके गेहूं के साथ साथ में इनका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें हो जाता है। शुगर केन इज सोल्ड एज जगेरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। शाहपुर में भी बहुत बड़ी मंडी है, हमने ये पढ़ा। और यहाँ पे जो है शुगर केन वो जगेरी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम लोग ये समझ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में। आई होप कि आपको मल्टीपल क्रॉपिंग समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे सेम ज़मीन से मॉडर्न फार्मिंग मेथड के थ्रू भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर in Palampur is due to the well developed system of the irrigation। इरीगेशन यानी सिंचाई, मतलब ये जो सिंचाई की सुविधा है, पानी देना इन क्रॉप्स को, उसी को बोलते हैं इरिगेशन, है ना। इरिगेशन का अच्छा सा एक विकसित यहाँ पे सिस्टम है, उस वजह से एक टाइम में मोर देन 3 क्रॉप्स वो ग्रो कर सकते हैं। आज उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी है, हमने ये पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कैम अर्ली टू पालमपुर, है ना। ये इस वजह से ये जो है ना आपके इरिगेशन का मेथड भी एडवांस्ड हो गया है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। बिजली से ये काम हो गया। पर्शियन व्हील, ये जो चल रहा था उनका पर्शियन व्हील था, ओल्ड हमारा या एंशिएंट फार्मिंग हमारा एक टूल था। देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। पहले ज़माने में
हमारे ट्यूबवेल जब होते नहीं थे उससे पहले पर्शियन व्हील का यूज़ होता था। ट्यूबवेल से पहले पर्शियन व्हील। अब ये पर्शियन व्हील क्या होता था कि ये वैसे ही काम करता था जैसा ट्यूबवेल करती है। तो यहाँ से जो ग्राउंड वाटर है वो फैचिंग का काम करता था, बाहर निकालने का। फिर वो जो पानी आता था वो पानी इनके खेतों में इस तरह से छोड़ दिया जाता था, बस ऊपर चला गया। अलग अलग फार्मिंग में उनके जो आपके ये पीस बने हुए थे कि भाई इधर पोटेटोज़ का है, उधर शुगर कैन का है, इधर वीट का है, वहाँ पे इरिगेशन हो जाता था। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल could irrigate much larger area of the land more efficiently। बाद में धीरे धीरे पता चला पर्शियन व्हील से तो यार ये अच्छा है, ये तो बहुत तुरंत स्विच ऑन किया काम हुआ। द फर्स्ट न्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। पहली जो हमारी इलेक्ट्रिक वाली चलने वाली जो ट्यूबवेल है गवर्नमेंट ने खुद गरीब किसानों को प्रोवाइड की और उसकी वजह से एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया। बहुत सारे जो बिग फार्मर हैं उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। Soon, however, farmers started setting up private tube-wells. As a result, by mid 1970 decades, 1970 से लगाकर 80 के बीच में entire cultivated area of 200 hectares was irrigated। धीरे धीरे गवर्नमेंट के बाद में प्राइवेटाइजेशन ने बहुत बूम पकड़ लिया और 200 हेक्टेयर की ज़मीनों तक जो है आपका 1970 से 80 के बीच में आपके इरिगेशन जो है वो ट्यूबवेल से शुरू हो गया। तो 1970 डिकेड बहुत अच्छा है इरिगेशन की दृष्टि से, ये हमें समझना चाहिए। टिल 1960, अब 1960 और 70 से पहले मतलब 70 के बाद में ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसका मतलब उससे पहले द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 से पहले ये ट्यूबवेल से पहले जो उनके बीज थे, सीड्स है ना, गेहूं के बीज हो गया, अनाज बहुत सारे हैं, तो ये ट्रेडिशनल थे, मतलब कि वो ग्रो करते थे, उन्हीं में से बीज रख लेते थे। ये परंपराएं चलती रहती थी, ट्रेडिशनल थे, जिसकी वजह से यील्डिंग बहुत ज़्यादा कम होती थी। यील्डिंग यानी प्रोडक्शन कम था, लो प्रोडक्शन था। फिर क्या हुआ सर, इन 1965 और 66 के बीच में, 65 और 67 के बीच में, जय जवान जय किसान नारा याद करो आप। हमारे प्रधानमंत्री कौन आपको पता है? हमारे टोपी वाले प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका? मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए पूछ रहा हूँ, याद करिए। जिनका 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था सर, वो तो महात्मा गांधी का है। बिल्कुल उनके साथ में और है, याद कीजिए थोड़ा सा। लाल बहादुर शास्त्री, है ना। तो ये भी इन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें संभव हो पाई। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 और 66 में बहुत ज़्यादा कृषि में रिफॉर्म किए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए। यूजिंग द ट्रेडिशनल सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज, जो पहले जो थे ना, हर एक प्रति सेक्टर में 1300 किलोग्राम का था। मतलब कि एक सेक्टर में 1300 किलो का गेहूं निकलता था पहले 1960 के आसपास, 60 डिकेड के आसपास। फिर क्या हुआ, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। अब ये जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स थे पर्शियन व्हील का यूज करते थे, तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होती थी। फार्मर यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। गोबर और बहुत सारे ऐसे मैन्योर थे जिनका फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता था। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? ये पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती। आजकल जो है ना खेती मतलब इनऑर्गेनिक हो चुकी है। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, HYV सीड्स के नाम पे केमिकल्स सीधा प्लेट से डस्टबिन में, हमारा पेट जो है ना डस्टबिन बन गया है। ये सब चीज़ें, अब भाई मैं एक को नहीं टारगेट कर सकता यहाँ पे। ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them। अब देखो ये अवेलेबल थे सारे के सारे। फिर क्या हुआ, इन 1970 जो ट्यूबवेल की क्रांति हमने पढ़ा, उसी के टाइम में यूजिंग द HYV सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज 3200 kg और किलोग्राम पर हेक्टर। जो 1300 किलो प्रति हेक्टर में
जो मिलता था 70 के पहले पहले, 1970 के पहले पहले, 13 इंटू 2 कितना हुआ? 13 इंटू 2 सर 26 हुआ। यहाँ देखो, फिर 13 इंटू 3 कितना हुआ? 39 हुआ सर। तो देख लो आप, 2.5 गुना बढ़ गया। 3 गुना बोलता है तो मतलब 39 हो जाता ना। तो हम लोग बोल सकते हैं रफली कि भाई 2.5 गुना जो है ना प्रोडक्शन इन खाली सीड्स की वजह से बढ़ गया, इन बीजों की वजह से हो गया। ये बीज जो है ना बहुत ही खतरनाक थे। हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में। खतरनाक मतलब यार बहुत ही रेवोल्यूशन लेके आ गए ना ये। ट्रेडिशनल जो सीड्स थे ना उनके मुकाबले में HYV सीड्स प्रोड्यूस्ड मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट एज ए कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। सेम दो तरह के मेरे हाथों में अगर आप एक ट्रेडिशनल सीड रखोगे और दूसरे में HYV सीड्स रखोगे, एक जो है ना 100 मीटर के एरिया में अगर मैं दोनों को ग्रो करूँगा ना, तो जो HYV सीड्स है ना उनका प्रोडक्शन आप देखो ना 2.5 गुना हो जाएगा भाई। तो बहुत बड़ी है ना बात, मतलब इसका मुकाबला भी नहीं कर पाए। अब इस वजह से फार्मर्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है H का मतलब हाई, Y का मतलब यील्डिंग और V का मतलब वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी कि उच्च उत्पादन वाले बीज। प्रोडक्शन है ना उत्पादन, तो बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्शन कर देता है। इन द लेट 1960 और 70 के इसी दशक में फार्मर्स इन पालमपुर यूज्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू बी रिवॉर्डेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति आपकी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी बच्चों। तो ये जो चीज़ें हैं ना 1960 के डिकेड में ये देखने को मिली हमें, ये हमें समझना चाहिए। और उसकी वजह से हरित क्रांति ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए। तो पहला मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गया। फिर इसमें सर आप बात करोगे ना तो फार्मिंग मशीनरी आ गई, डीजल आ गया आपके, और HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स आपके सामने आ चुके थे, पेस्टिसाइड्स थे, इरिगेशन की जो है ना वो पर्शियन व्हील की जगह अब ट्यूबवेल आ चुका था, ये भी हमने बात किया। और साथ ही साथ में और एडवांसमेंट हुआ, डैम्स बनना शुरू हो गए हैं, कैनल्स से भी इरिगेशन हुआ, पंप सेट भी लोगों को प्रोवाइड हुए और लोग जो है ना खरीदारी करने लग गए। अब ये जो चीज़ें हैं ना ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये अगर ना हो वो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड होगी। डिफ्रेंशिएशन अगर पूछा जाए आपको कि डिफ्रेंशिएट मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, तो आप ये ड्रॉ कर दोगे ना तो भी बहुत बढ़िया है कि भाई इनके सर ने पढ़ाया है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखो, ये सारे के सारे जो है ना ये पंप सेट इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। चलिए ठीक है, ये लैंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं अभी भी, ज़मीन के बारे में। तो लैंड अब दूसरी बात कर रहे हैं। देखो पहले हमने जो टॉपिक उठाया है लैंड का, वो उठाया कि भाई एक फिक्स्ड लैंड है, उसमें कैसे और किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू नहीं किया जा सकता ऐसा रिसोर्स है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। ज़मीन हमारी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसके यूज करने में हमें सावधान और होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। लैंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड होता है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ लेड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हम लोग, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा है और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, क्या इफेक्ट हुआ। हमारी ज़मीन जो उपजाऊ थी वो बंजर हो चुकी है। लैंडस्लाइड्स, बहुत सारे जो सिल्ट है इसके हमारे सॉइल के, वो भी मतलब डैमेज हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक समस्या की बात हो गई है हमारे लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने अच्छा भी किया है और बुरा भी किया है। हम यहाँ पे एवोल्यूशन कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, यानी मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई ये ठीक था या नहीं था। तो दोनों तरफा मैं बात करूँगा। एक तरफ अच्छा ये था कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया भाई, है ना, ये अच्छा हो गया। और जो लैंड फिक्स थी उसमें लोगों की लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो गई, है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो बचत ज़्यादा हुई, सरप्लस ज़्यादा हुआ, मार्केट में सेल किया तो लोगों का डेप्ट भी, कर्जा भी कम हुआ। लेकिन ज़मीन के हिसाब से अगर देखें ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ रेड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। जल संकट यानी वाटर क्राइसिस इसी वजह से
ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, तीसरा हमारा टॉपिक है। देखो पहला हमने लैंड इज फिक्स्ड में पढ़ा, फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़मीन जो है ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि कुछ बंजर है, कुछ यहाँ पे उपजाऊ है, ऐसा भी है। सो देयर आर 450 फैमिलीज इन पालमपुर, जैसा कि हमने पढ़ा 450 फैमिली आपको देखने को मिली थी यहाँ पे। इन दिस विलेज नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। हमने ये भी पढ़ा कि 75% लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन उनके पास में अपनी पर्याप्त ज़मीन भी नहीं है। अब ये ऐसा कैसे सर, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास कम है, इस तरह का सीन हम देखने को हमें मिलता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे 150 फैमिली है उस 450 में से उस गाँव में, दे आर लैंडलेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित। 450 माइनस 150, माइनस क्यों? क्योंकि 150 ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की ज़मीनें नहीं है, बराबर, मतलब कि वो दूसरों की ज़मीन पे डिपेंड है, मतलब वो वर्कर है, फार्म हमारे लेबरर है। ये ज़्यादातर लोग जो है ना दलित है, जो एक कॉर्नर में है, ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। आउट ऑफ 450 फैमिलीज इन पालमपुर देयर आर 240 फैमिलीज दे आर स्मॉल, और 450 माइनस 240 जो फैमिली है, अब ये माइनस नहीं करेंगे, मतलब इतनी है, और बची हुई जो है ना वो बिग हो गई, मतलब वो मैं समझा रहा हूँ। तो 240 जो फैमिली है ना वो छोटे किसान है ना। 450 में से कुछ ऐसे हैं जिनका ज़मीन का एरिया टुकड़ा भी बहुत ही स्मॉल है। ये स्मॉल कितना सर? 2 हेक्टेयर से भी कम है। एंड इन दैट विलेज आल्सो देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फैमिली। कुछ जो है ना उसमें से 450 में से वो हमारे कुछ मीडियम है और कुछ जो है ना लार्ज भी है। लार्ज मतलब मोर देन 2 हेक्टेयर की ज़मीन है उनके पास में यार, और कुछ मीडियम भी है। ठीक है ना, तो ये देखने को मिलता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात किया, ये मीडियम हो गया और वो वहाँ पे लार्ज हो गया। ये अच्छे से आपने समझ दिया। और जो लार्ज वाला है वो आपके मोर देन 10 हेक्टेयर्स वाला भी है ना। तो लेस देन 2 हेक्टेयर को हमारे क्या हो गए? स्मॉल फार्मर्स। और मोर देन 2 to 10 जो है वो मीडियम हो गए, और मोर देन 10 जो है वो लार्ज हमारे किसान हो गए, लार्ज लैंड वाले, और बड़े किसान हो गए। नंबर ऑफ फार्मर्स की अगर बात करें ना हम लोग तो, और कल्टीवेटेड एरिया के हिसाब से दोनों में ऐसा होगा कि 44.60 जो है वो स्मॉल फार्मर्स है इन इंडिया। 44.60 जो है वो स्मॉल फार्मर्स है, ये हो गया। एंड देन 55.40 जो है वो फार्मर्स हमारे मीडियम और लार्ज है, ये हमें समझना चाहिए। ये तो हुआ एक हमारा ये टुकड़ा। अब कल्टीवेटेड एरिया के हिसाब से अगर बात करें ना तो 44.60 जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो 80 से ज़्यादा जो एरिया है, अगर लैंड की बात करें तो 85% लैंड पे कल्टीवेशन का काम करता है, मतलब खुद की ज़मीन उनकी नहीं हो पाती है या उनमें से छोटे किसान हैं। जबकि 55% लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट 15% ऑफ लैंड। अब ये देखने को हमें मिलता है कि भाई इनमें ये फ़र्क है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले लैंड हो गया, अब लेबर की बात में हम लोग बात करेंगे। लेबर क्या होता है और किस तरह से इनका यूज होता है। लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेट द स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड, ये हमें समझना चाहिए। फार्म लेबर्स डोंट हैव राइट ओवर द लैंड। अब जो लेबरर होते हैं उनके अधिकार नहीं होते उस ज़मीन पर। क्यों? क्योंकि वो वर्कर होते हैं और मालिक कोई और होता है, इस वजह से उनके अधिकार नहीं होते हैं। दे आर पेड वेजेस इन कैश और इन काइंड बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। अब या तो कुछ जो फार्म लेबरर होते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है, या कभी कभी उनको जो ग्रेन्स होते हैं या खाने पीने की चीज़ें भी उनको दी जाती है ताकि उनका वेजेज हो जाए। वेजेज यानी सैलरी। वेजेज वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग होगी। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और जो क्रॉप है उसके हिसाब से, एज वेल एज फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी में भी अलग अलग आपके होगा। ये फिक्स्ड नहीं है उनका वेजेस। तो वेजेस भी क्या है, नहीं है, फिक्स नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो वेरीज। अब काम करने का जो उनके पास में समय रहता है ना वो भी एकदम अलग है, क्योंकि कुछ जो है वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो कंटिन्यूसली 12 महीने काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 12 महीने में 3 महीने या 6 महीने ऐसे भी काम करते हैं, तो पैसा भी उसके हिसाब से मिलेगा। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन एक्टिविटी और फॉर द होल ईयर। लेबर इज माइग्रेटेड
to nearby villages, town, cities in search of their work. Some labor has entered the known farm एक्टिविटीज़ और इन द सेक्टर इन द विलेजेस. आजकल गाँवों में आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे हमारे लेबर हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं और वो अपना काम कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कुछ लोगों की दुकानें हैं, डेयरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे एज ए डेली वेज लेबरर, दिहाड़ी मजदूर की तरह ये लोग काम करने लग जाते हैं. ऐसा आप हर एक गांव में देखोगे. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेबर के ऊपर. ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसानों के पास खुद की ज़मीनें नहीं है और लैंडलेस फार्म लेबरर है. ये एक केस स्टडी हम लोग देखने वाले हैं दला भाई और रमकली भाई के बारे में, ताकि अच्छे से समझेंगे लैंडलेस फार्मर की क्या सिचुएशन वहाँ पे हो जाती है. तो दला एंड ये आपका दला भाई हो गया और ये आपकी रमकली भाई हो गई. ठीक है, ये आपको समझना चाहिए. लेट्स लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबरर्स लाइक दला भाई एंड रमकली. दला जो है वो एक लैंडलेस फार्म लेबरर है हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर. इसी गांव में ये दिहाड़ी मजदूरी करता है. एक दिन में जो मजदूरी मिलती है कभी कभी नहीं मिल पाती है. फिक्स्ड सैलरी जब नहीं होती है उनको बोलते हैं डेली वेज लेबरर. ठीक है, तो ये भाई साहब है. द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर set by the government is that 300 per day, but Dala gets only Rs or rupees 160. भारत सरकार ने तय कर दिया है कि 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मतलब जो भी है भुगतान किया जाएगा सैलरी के रूप में. लेकिन दला भाई को अन्याय हो रहा है. उसका आधा मतलब आप देख सकते हो 160 के आसपास उसे मिल रहा है. देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन द विलेज पालमपुर. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. 160 में ही वो तैयार क्यों हो जाते हैं? गवर्नमेंट का वो हवाला क्यों नहीं कर पाते हैं? चैलेंज क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं बोल पाते कि भाई 300 है, हमें 300 चाहिए? क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है. भाई ज़्यादा मत बोल, तुम नहीं आओगे ना रामू का आ जाएगा. ऐसी सिचुएशन वहाँ पे एकदम नॉर्मली देखने को मिलती है. दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रमकली हु इज़ अनदर फार्म लेबरर. ये अपना दुख जो भी दुखड़ा है उसे सुनाता है. ठीक है, बोथ दला एंड रमकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज. इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज. ये अब इसे कह रहा है आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है. ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस. जो बड़े हमारे किसान हैं और पैसे वाले लोग हैं वही हमें खरीदते हैं, यानी कि काम पे लगाते हैं. एंड दैट टू वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, और वो भी बहुत कम दिन. तब वापस ये जवाब देती है घनश्याम द फार्मर हैज जस्ट बॉट हार्वेस्टर. घनश्याम जो एक बड़ा किसान है उसने एक हार्वेस्टर खरीद लिया है. मतलब कि हार्वेस्टर मतलब एक हार्वेस्टिंग करने वाली मशीन है ना. तो आज जब 10 लोगों की ज़रूरत पड़े वहाँ एक ही मशीन कर देगी, एक ही लेबरर के थ्रू. तो फिर 9 तो मतलब अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना यार. तो ये उसको बता रही है कि आज एडवांस्ड हो गया है. सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर. इस वजह से हमें कम दिन मिल पाते हैं हमारे काम करने के लिए. लास्ट ईयर आई वर्कड फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर. 12 महीने में मैंने पिछले अगर साल की अगर तुलना करूं मैं तो मैंने बस 5 महीने ही काम किए हैं. ये भी अपना दुखड़ा बता रही है. तो क्या होता है? वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर फॉर थ्रेशिंग. हमारे पास में कृषि में जो हमारा एडवांसमेंट हो चुका है, यहाँ आप देख रहे हो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल्स वर्सेस मॉडर्न फार्मिंग टूल्स. पहले इसके लिए अलग अलग हमारे टूल्स होते थे, हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए. आज मशीनें आ चुकी हैं. इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स. ये भी यहाँ पे वीडिंग के लिए भी. पहले वीडिंग क्या होता है पता है? जैसे गेहूं है ना, वीट जो है उनको छालना पड़ता था क्योंकि निकाल दिया आपने. अब उसमें थोड़ा जो कचरा है वो लोग वीडिंग करते थे पहले. मतलब एक पंखा या फिर हवा का जिस तरह से डायरेक्शन होता था उस तरह से वो लोग ऐसा करते थे. तो जो कचरा जो है वो उड़ जाता था, जो ग्रेन्स होते थे वो नीचे गिरते थे. इस तरह से एक आदमी करता है फिर दूसरा. आजकल मशीनें वीडिसाइड्स के लिए स्प्रे होता है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लेबरर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है.
दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। अब ये बता रही है अपनी सिचुएशन की, मैं तो भाई जो ईंटों की भट्टी है वहाँ पे जहाँ पे ईंटें बनती हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगी रायगंज में। आई ऑफ द लोकल मनी लेंडर्स RS 2000, मैंने भी 2000 रुपये एक लोकल मनी लेंडर से लिए हैं। आई हैड टेकन RS 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। मैंने यहाँ तक कि 1000 रुपये भी लिए हैं हमारे इस जब ये काम नहीं मिला था लास्ट समर को, ठीक है। हाउ आई विल एवर रीपे, अब ये बता रहा है कि जो 1000 लिया है 2000 लिया है वापस देना तो पड़ेगा, अब मैं वापस कैसे दे पाऊँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील, 2 वक्त के खाने के लिए मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, कमा नहीं पाता हूँ। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। तब ये बताते हैं भाई मुझसे क्या मांग रहा है, मतलब मांग नहीं रहा है, वो कह रहा है, लेकिन ये बोल रही है कि मेरी सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। ड्यू टू द पास्ट डेप्ट, जो पिछला जो बकाया है या फिर जो कर्जा लिया हुआ है, द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, पहले से जो पैसा लिया हुआ है उसकी वजह से नया पेमेंट देने के लिए मेरा जो है मनी लेंडर्स जो पैसे देते हैं वो मुझे भी मना कर रहा है कि पहला जो लिया है पहले वो चुकाओ। लैंडलेस लेबर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर विलेजेस, ये हमने इस सिचुएशन को देखा। हम लोग देखेंगे कैपिटल को, स्मॉल फार्मर्स से रिलेटेड, एंड एक केस स्टडी उठाएंगे सविता की ताकि अच्छे से समझ पाएँ हम लोग कैपिटल को। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मतलब कि आज की जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैपिटल की। अब ये जो कैपिटल है, हेयर आर द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के हर एक पड़ाव पर हमें इस कैपिटल के अलग अलग जो वेराइटीज़ है इसकी, टूल्स में हमने ये भी पढ़ा, फिजिकल कैपिटल होता है, फिर हमारा एक जो है वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती हैं। आप देख सकते हो, चाहे सीड्स लाओ, चाहे मशीन्स लाओ, ट्रैक्टर भी मशीन्स में आ गया, फर्टिलाइज़र, इन सब में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल फार्मर की जो है कैश बेस्ड स्टडी है वो हम लोग देखते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड एंड दे कंस्टिट्यूट 44.60% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन द विलेज पालमपुर। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। अब यहाँ पे 50% के आसपास लगभग आधे जो लोग हैं हमारे इस गांव में पालमपुर में, वो हमारे एकदम स्मॉल फार्मर्स हैं और उनके लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पैसे बटोरना या इनकम उनको ज़्यादा हो जाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। स्मॉल फार्मर्स डोंट हैव सरप्लस एज द प्रोडक्शन इज लेस एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स और कंजम्पशन, यानी कि इनके पास में सरप्लस नहीं होता है। सरप्लस क्या हो गया, जो भी सेविंग है उनका वो नहीं हो पाता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम है, तो कहाँ से सेविंग होगा, ऊपर से उन्हें कर्जा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स सप्लाइंग इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन एज कैपिटल। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई, और इन लोगों की जो भी ट्रेडर है, मनी लेंडर्स है, हमारे लोकल वहाँ के गांव के, किसी भी गांव के, और जो भी लार्ज फार्मर्स हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्मॉल फार्मर्स फुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। सविता की स्टोरी से हम लोग ये समझेंगे, जैसे कि सविता एक छोटी किसान महिला है, ठीक है, एंड सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। 1 बीघा की ज़मीन है उसके पास में जहाँ पे वो गेहूँ की खेती कर रही है। बिसाइड सीड्स, इन बीजों के अलावा फर्टिलाइजर्स, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर, रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी टूल्स है रिपेयर के लिए भी, मतलब सर्विसेज के लिए भी खर्चा, तो भाई पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है उसको। सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ RS 3000। उसे ऐसा अनुमान लगा है कि लगभग मेरा जो वर्किंग कैपिटल में खर्चा होगा ना इन सर्विसेज में, पैसे मतलब लेने देने के लिए, बीज लाने के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह लाने के लिए, तो 3000 के आसपास खर्चा होगा, उसे ऐसा अनुमान उसने किया। सी डजेंट हैव द मनी, अब उसके पास वो पैसे भी नहीं है। सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर। अब ये गांव का एक बड़ा
जमींदार भी है, किसान भी है, इससे पैसा उधार लेने की उसने सोचा। तेजपाल सिंह अग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। 24% है ना, 24% के हिसाब से 4 महीने के लिए वो एग्री हो जाता है पैसा देने के लिए 3000 रुपये, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। ये 24% है ना, बहुत बड़ी है बच्चों, है ना। मतलब उसका 24% उसे देना पड़ेगा। 3000 आप ऐसा करोगे ना, 3000 रुपये ले रही है 24% से, तो 24/100। अब आप इसको 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 75 तो 25 से हो जाता है, 750 तो 25 से हो जाता है, तो आप उसका 3 रुपये निकाल लो। मतलब कि 3 रुपये आप निकालोगे तो 72 हो जाएगा, है ना। तो 72 720 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा उसका, प्लस ये 3000 में चला जाएगा। तो मतलब कि बहुत बड़ी एक अमाउंट उसे 3500 के आसपास, 4000 हो गया, मतलब 3720 रुपये बड़ी एक अमाउंट है, उसे भरनी पड़ेगी 4 महीने बाद में, है ना। तो ये सिचुएशन है। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। उसे ये भी कंडीशन अप्लाइड भाई, टीसी, है ना, टीसी यानी टर्म्स एंड कंडीशन भी दे दिया है भाई तेजपाल ने कि भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा 4 महीने, पगार होगी आपकी 100 रुपये प्रतिदिन। अब वो काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा उसको। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कॉम्पीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ऑन फील्ड। अपने खेत पे भी तो काम कर रही है, एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल। दोनों तरफ काम उसे करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्टिंग के टाइम बहुत लोग बिजी रहते हैं। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे भी है उसके। शी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी उसे घरेलू जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी उठानी पड़ती है। तो उस वजह से आप देखो, घर का भी ध्यान रखना, खुद के खेत का भी ध्यान रखना। 1 बीघा खेत है उसका, फिर तेजपाल का खेत, मतलब कि नो वैकेशन। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नो गेटिंग ए लोन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। ये चीज़ें हमने इसलिए समझा कि जो स्मॉल फार्मर है उनकी क्या कंडीशन होती है विलेजेस में। अब हम लोग देखेंगे कैपिटल, मीडियम और लार्ज फार्मर का। स्मॉल फार्मर का तो सीख लिया, अब मीडियम का क्या सिचुएशन है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर के बारे में देखते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज लैंड, बड़ी ज़मीन होती है उनके। सो दे हैव देयर ऑन सेविंग फ्रॉम सेल ऑफ सरप्लस। ये अपने सरप्लस भी कर पाते हैं जो भी फार्मिंग से आया उनका प्रोडक्ट, विच दे यूज़ एज कैपिटल, और वो मार्केट में सेल कर लेते हैं, बीच में उनको पैसा मिलता है, और वो पैसा या तो ब्याज में देते हैं या फिर इनपुट खरीदते हैं। तो कुल मिला के वो पैसा से पैसा उनका बन जाता है। दे सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड देयर दे अर्न मनी, ये भी होता है उनके पास में। ए पार्ट ऑफ देयर अर्निंग इज आल्सो सेव्ड इन द बैंक। बैंक में भी एफडी अच्छी सी फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं वो। अनदर पार्ट इज यूज टू बाय फिक्स्ड कैपिटल, लाइक ट्रैक्टर हो, चाहे कैटल हो, चाहे ट्रक हो, पैसा और बच जाता है तो वो इन चीज़ों का भी खरीदारी कर लेते हैं ताकि ये भी काम आ जाए उनके। दे बाय वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा है। दे सेटअप शॉप, और फिर जो ज़्यादा पैसा हो जाता है दुकानें वो खड़ी कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारे मीडियम और लार्ज फैमिली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में है, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। तेजपाल जो है वो बड़ा एक किसान है। हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स। जितने भी उसकी ज़मीन है, बड़ा ऐसा ज़मीन है ना भाई, तो उसमें 350 क्विंटल। अब क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में होता है 100 किलो, तो 3500 क्विंटल मतलब 3500 किलो, है ना। 350 इंटू 100 करोगे ना, 350 इंटू 100, आप देखो 350 और ये 100, 35,000 केजी हो गया भाई। 3500 नहीं, 35,000। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक अमाउंट हो गई उनके पास में। अब इसको मार्केट में वो सेल भी करेगा, घर के लिए भी रखेगा, तो अच्छे सी उनको इनकम भी होगी। इस वजह से ही सेल्स द सरप्लस वीट एट ड्रैगन्स, जो वहाँ का मार्केट है, एंड हैज़ गुड अर्निंग, और वहाँ से उसे अच्छी इनकम हो जाती है। उस वजह से आप देखते हो कि लार्ज फार्मर और मीडियम वाले जो है वो अच्छे से यहाँ पे हमारे किसान बन जाते हैं हमारे गाँव में।
What does Tejpal Singh do with his earning? Last year, Tejpal Singh had put most of money in his bank. पिछली साल जो है ना, मैं भी साथ में ही था, पीछे खड़ा था, देखा मैंने, बैंक में डिपॉजिट किया. लेटर बाद में ही यूज द सेविंग फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स, लाइक सविता को दिया था 3000, मैं भी पास में था. वो वर इन द नीड ऑफ लोन. तो मतलब कुल मिला के हम लोग ये समझ सकते हैं भाई, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के लिए अच्छी बात है, स्मॉल फार्मर्स बेचारे दब जाते हैं. ही आल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन. आने वाले की भी तैयारी कर देता वो, है ना. तो जैसे कि ये बेटा मन में लड्डू फूटा, ये भी खरीद लूँ. तो दिस ईयर तेजपाल प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनोदर ट्रैक्टर. अनोदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, है ना, वो उसका बढ़ती रहेगी. इस तरह से हमने ये सीखा मीडियम, लार्ज और स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है. अब हम लोग इसमें समझेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है और कौन कौन सी है हमारे गांव में. जैसे डेयरी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनके बारे में, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे इतनी सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि खेती बाड़ी से डायरेक्ट इनका कनेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट जरूर होता है. डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, दुकानें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. तो डेयरी में आप ये समझ पाओगे कि डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर. हर गांव में ये आपको देखने को मिलता है ना. बहुत सारी गायें, बफेलोज वगैरह वो होती है. पीपल फीड देयर बफेलोज विद जवार एंड बाजरा, वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास. मिल्क इज़ आल्सो सोल्ड इन नियर बाई विलेजेस. स्मॉल स्केल अगर हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. इस गांव में आधे से आधे लोग जो है ना, वो मतलब आपके 50 फैमिली है, 50 से कम मतलब, वो है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में. स्मॉल स्केल एंड वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स आर आल्सो यूज्ड बाय देम. दे फॉलो करते हैं उनको. दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम. ज़्यादातर ये लोग घर में ही काम करते हैं और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबरर. फैमिली वाले ही उसमें जुड़ जाते हैं. रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड. यहाँ पे ज़्यादातर मुश्किल ऐसा होता है कि भाई वो बाहर वालों को हायर करे, घर के बहुत सफिशिएंट हो जाते हैं ऐसे काम के लिए, क्योंकि स्मॉल स्केल है ना, तो उस वजह से ज़्यादा एरिया भी रिक्वायरमेंट नहीं, पैसे की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है उनको, है ना. तो ये हम समझ सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका ये. फिर जो मिसिर लाल की कहानी अगर देखें ना, तो शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलोक. पहले ये बुलोक कार्ट के थ्रू जो है ना, ये गन्ने का रस, शेरडिन और रस भाई, तो पहले ये इस तरह से घुमाना पड़ता था. और आजकल आपको पता है, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज. आज इलेक्ट्रिकल ये पंप आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से मतलब सब चीज़ें काम करती हैं. मिस्टर लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, हैज़ सेट इट ऑन हिज फील्ड. बस बात खत्म फिर तो. मिस्टर लाल आल्सो बाइज शुगर कैन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जगेरी. जगेरी बनाने के लिए भी फैमिली मेम्बर्स उसमें आ जाता है ना, अभी हमने देखा. तो मतलब गुड़ बनाने के लिए ये देखो, देख लो, तो मतलब लोग जो है ना, इसके फैमिली मेम्बर्स ही इसमें आ जाते हैं. और इस तरह से हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझा. इन द प्रोसेस मिस्टर लाल मेक्स स्मॉल प्रॉफिट बिकॉज नाउ जगेरी इज़ आल्सो सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर. जो मंडी है वहाँ पे भी वो बेचता है, पैसा कमाता है. मिस्टर लाल्स फार्म इज़ द लैंड. मिस्टर लाल विल हायर लैंडलेस सेमी स्किल्ड लेबरर्स एज लेबर. और ये जो स्मॉल स्केल वाले हैं जिनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वो हायर करते हैं ऐसे लोगों को. हिज शुगर कैन क्रशिंग मशीन इज़ द फिक्स्ड कैपिटल. ये एक बार लगा दिया उसने. द शुगर कैन एंड मनी इन हैंड इज़ द वर्किंग. ये आपको मैं वापस बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल में आता है, ठीक है. मिस्टर लाल इज़ द ह्यूमन कैपिटल. और ये कौन हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल. अब हम लोग समझेंगे दुकानों के बारे में. एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे करीम की दुकान और कंप्यूटर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में. दुकानों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. ट्रेडर्स इन पालमपुर आर शॉपकीपर्स who बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज. होलसेल बाजार यानी थोक विक्रेता होते हैं, खुदरा मूल्य वाले नहीं होते. ये कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन वाले नहीं होते हैं ना, वो होते हैं होलसेल शॉपकीपर या ट्रेडर. और जो जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं डायरेक्टली, वो हमारे रिटेल शॉपकीपर होते हैं. ये पता होना चाहिए. तो ऐसे मिलेंगे आपको गाँवों में. यू विल आल्सो सी स्मॉल जनरल स्टोर्स सेलिंग नॉन फूड आइटम्स.
नॉन फूड आइटम्स जो है ना, ये भी देखने को आपको मिलेगी। ये यहाँ पे पड़ा है, देख लो, ठीक है ना, ये लटका हुआ है, साबुन सर्फ वगैरह यार, तेल वगैरह, ये देखो, पेंसिल, पेन, क्लॉथ, नोटबुक्स, नॉन फूड आइटम में है ना, तो ये भी यहाँ पे दुकानों में सेल करते हुए आप देखोगे। और ये जो है ना, ये फूड आइटम भी है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग फूड आइटम्स। नया क्या है, few families having houses close to the bus stand have set up a small shop selling edibles। जो भी आइटम है वो ये लोग बेचते हैं, स्टेशन के पास ही उनकी दुकानें होती हैं, ठीक है ना, ये हमें समझना चाहिए। अब करीम का एक क्लास है, उनके बारे में बात करते हैं। करीम इज़ वन सच रेजिडेंट ऑफ पालमपुर हु इज़ वर्किंग in the non-farm sector. Karim has opened a computer class center in the village. Computer class इसने open किया and Karim found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. उसे ऐसा लगा कि 2-3 बच्चे से फिर 10 बच्चे फिर 20 बच्चे आ रहे हैं उसकी क्लासेस में, तो ये इनको भी एजुकेशन मिलेगी और मुझे अर्निंग मिल जाएगी। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। वहाँ कॉलेज आ चुका है तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे भी जाते हैं। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लासेज इन गुड नंबर। अब बच्चों का नंबर उसमें बढ़ गया। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 2 महिलाएं भी थी इस गांव में जिनके पास में कंप्यूटर के BCA MCA किया हुआ था। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उसने कहा कि भाई इनको हायर कर लेता हूँ ताकि ये भी यहाँ पढ़ाएंगे, इनको भी इनकम होगी, मुझे भी अच्छा सा बिजनेस मिल जाएगा। इन दिस वे करीम अर्न्स अ गुड प्रॉफिट इन हिज बिजनेस विच इज़ अ नॉन फार्म एक्टिविटी इस गांव में। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का देखते हैं किशोरा के कॉन्टेक्स्ट में। द नंबर ऑफ पीपल इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ नाउ ग्रोन ओवर द ईयर्स। बढ़ते गए हैं ये। किशोरा जो एक फार्म लेबरर है, लाइक अदर सच लेबरर, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। अब यहाँ पे ये जो है ना, मतलब फार्म लेबरर ही है लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी उसको, तो उसने कुछ प्लान बी किया। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा जो बोल रहे हो ना, वो शायद किशोरा ही हो सकता है, टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। देखो नाम है भाई, ठीक है ना, किशोर किशोरा, ठीक है, जो भी है, किशोर भाई, नंद किशोर सर तो नहीं है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक से उसने लोन लिया। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। ये गवर्नमेंट की स्कीम थी कि भाई जो भी लैंडलेस हाउस होल्ड पर्सनस हैं उन्हें अच्छी सी कम ब्याज में लोन मिल जाएगा। तो उसने भी इसका कॉन्टेक्ट किया और अवेलेबल करवा लिया अपने लिए। और उस पैसे का क्या किया, ही बॉट ए बफेलो एंड 2 ऑक्शन विद हिज मनी। इस पैसे से उसने ये खरीद लिया, 2 गाय और 1 भैंसा खरीद लिया। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क। अब वो गाँव में ये भैंसे का दूध बेचता है। और ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू द ऑक्शन एंड यूजेस देम टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, है ना। अब उसका जो से जैसे बिजनेस बढ़ गया तो उसने ये भी चीज़ें खरीद ली। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर के लिए भी लेके आता है, मतलब ब्लॉक कार्ट का काम आ गया भाई। और समटाइम ही गोज टू शाहपुर विद द लॉर्ड ऑफ जगेरी और अदर कमोडिटी। जो भी गांव में अभी हमने देखा, तो वो भाई शहर में पहुंचाने के लिए, टाउन में पहुंचाने के लिए, मंडी में पहुंचाने के लिए गाड़ी तो चाहिए ना, तो बैलगाड़ी भी चलेगी ना यार। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन द ट्रांसपोर्टेशन। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। जिंदगी बदल गई उसकी, पैसे का सही यूटिलाइजेशन किया उसने। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की अगर बात करें ना, तो दे रिक्वायर वेरी लिटिल लैंड, some amount of capital, good connectivity of road and markets. 25% of workers in this village are engaged in non-farm activities. As more villages get connected to towns and cities through roads, transportation, telephone, etc. now became possible, that the opportunities for non-farm activities production in the village would increase in the coming year. ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। आज हमारा बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे इस वीडियो में आए हो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए ऑलवेज कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग के साथ बच्चों। अगर लगा दी है आग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आपका ज़रूर बनता है, एक थंब इम्प्रेशन के साथ में, ठीक है बच्चों। और
बेल आइकन आपका स्वागत कर रही है वहाँ पे घंटी बजा के जाने का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।